स्पेन का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है मिराडोर डेल एस्ट्राको। यहां से जो पहाड़ सामने दिख रहा है ना, वो दरअसल अफ्रीका में है। वो है जिबेल मूसा, मोरक्को का पहाड़। मतलब यूरोप में खड़े होके अफ्रीका को साफ साफ देखा जा सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज तक इन दोनों महाद्वीपों के बीच कोई सीधा लिंक, कोई पुल या सुरंग क्यों नहीं बन पाया। और बस यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। आखिर इन दोनों महाद्वीपों को जोड़ने वाला कोई पुल क्यों नहीं है, खासकर तब जब इनके बीच का जो ये समुद्री रास्ता है ना, वो दुनिया के सबसे बिजी रूट्स में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेन और मोरक्को के बीच की ये दूरी, जिब्राल्टर की खाड़ी की चौड़ाई सिर्फ 14 किलोमीटर है। अरे, ये तो मुंबई से नवी मुंबई जितना ही हुआ। मतलब बिना ट्रैफिक के आधे घंटे का रास्ता। सोचिए, अगर यहां कोई पुल या सुरंग बन जाए तो यूरोप से अफ्रीका का सफर तो बस मिनटों में पूरा हो सकता है। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं। पिछले 100 सालों में न जाने कितने बड़े बड़े एम्बिशियस सपने देखे गए, लेकिन वो सब के सब अधूरे रह गए। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन्हीं सपनों की दुनिया पर। बात है 1920s की। एक जर्मन आर्किटेक्ट थे, हरमन सोरगेल। उन्होंने एक ऐसा प्लान पेश किया जो सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। उन्होंने कहा, जिब्राल्टर की खाड़ी पर एक विशाल डैम बना देते हैं और मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर का पानी ही खाली कर देते हैं। और पता है क्यों? ताकि एक बिल्कुल नया महाद्वीप बन सके, जिसका नाम उन्होंने रखा अटलांट्रोपा। तो उनका प्लान 4 स्टेप्स का था। पहला, जिब्राल्टर पर डैम बनाओ। दूसरा, समुद्र का लेवल 660 फीट नीचे ले जाओ। तीसरा, इससे जो नई जमीन निकलेगी उससे यूरोप और अफ्रीका को सीधे जोड़ दो। और चौथा, इसी डैम से दोनों महाद्वीपों के लिए जबरदस्त बिजली पैदा करो। मतलब सोच तो कमाल की थी, लेकिन जाहिर है उस जमाने की टेक्नोलॉजी, इसका खर्च और पर्यावरण पर इसका जो असर होता, उसके चलते ये सपना कभी हकीकत बन ही नहीं पाया। अब थोड़ा आज के जमाने में आते हैं। एक और फ्यूचरिस्टिक आइडिया सामने आया, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट यूजीन सुई का। उन्होंने एक फ्लोटिंग ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब एक ऐसा पुल जो पानी पर तैरता और बीच में करीब 2 मील के लिए पानी के नीचे चला जाता, ताकि बड़े बड़े जहाज आराम से ऊपर से निकल सकें। और इतना ही नहीं, इस डिजाइन में समुद्र के बीचों बीच एक तैरता हुआ आर्टिफिशियल शहर बसाने का भी प्लान था। अब इस सपने को हकीकत में बदलने का खर्च कितना आता? अनुमान था $10 बिलियन, यानी लगभग 85,000 करोड़ रुपए। अब जाहिर सी बात है, इतना पैसा लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और बस यही बात इस शानदार प्लान के आड़े आ गई। तो ये तो हो गए बड़े बड़े सपने और प्लान्स, लेकिन असल में जिब्राल्टर की खाड़ी में कुछ ऐसे छिपे हुए खतरे हैं जिन्होंने हर कोशिश पर पानी फेर दिया। और ये खतरे जमीन के नीचे और पानी के अंदर दोनों जगह मौजूद हैं। ये जो सबसे छोटा 14 किलोमीटर वाला रास्ता है ना, यहां पुल या सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन है। और इसके पीछे हैं 5 बड़े विलन। पहला, जबरदस्त गहराई। दूसरा, कमजोर समुद्री जमीन। तीसरा, एक एक्टिव टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन। चौथा, ताकतवर समुद्री लहरें। और पांचवां, जहाजों का जबरदस्त ट्रैफिक। बात करते हैं गहराई की। जिब्राल्टर की खाड़ी की गहराई है करीब 900 मीटर। अंदाजा लगाइए, ये ऐसा है जैसे 3 आईफिल टावर एक के ऊपर एक रख दिए हों। इसकी तुलना अगर हम इंग्लिश चैनल टनल से करें तो उसकी गहराई सिर्फ 180 मीटर है। अब खुद ही सोचिए, इतनी ज्यादा गहराई में पुल के पिलर बनाना या सुरंग खोदना कितना मुश्किल, बल्कि लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं जमीन की। यहां का जो सीबेड है, यानी समुद्र के नीचे की जमीन, वो ब्रेकिया नाम के एक मटेरियल से बनी है। अब ये ब्रेकिया क्या है? समझिए, ये गीली मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का एक मिक्सचर है, बहुत ही कमजोर और अनस्टेबल। इस पर अगर पुल की नींव रखी तो वो कभी भी धंस सकती है और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह सकता है। बहुत खतरनाक। और अब आता है सबसे बड़ा खतरा। जिब्राल्टर की खाड़ी ठीक उस पॉइंट पर है जहां अफ्रीकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। मतलब ये एक एक्टिव भूकंप वाला एरिया है जहां हल्के झटके तो आते ही रहते हैं। अब सोचिए, अगर यहां कोई कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसकी नींव 2 ऐसी प्लेट्स पर होगी जो लगातार हिल रही हैं। पानी के अंदर भी शांति नहीं है। यहां अटलांटिक का ठंडा पानी और मेडिटेरेनियन का गर्म पानी आपस में टकराते हैं, और इस टक्कर से पानी में बहुत ताकतवर भंवर और लहरें बनती हैं। इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि सर्वे करने वाले जहाजों के लिए भी एक जगह पर सीधे खड़े रहना तक मुश्किल हो जाता है।
तो जब इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को ये समझ आ गया कि भाई सबसे छोटे रास्ते से तो बात बनेगी नहीं, ये एक डेड एंड है, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने तय किया कि पुल नहीं, एक सुरंग बनाते हैं, लेकिन एक अलग रूट पर। तो एक नया रास्ता चुना गया जिसका नाम है थ्रेशोल्ड रूट। हाँ, ये 28 किलोमीटर लंबा है, यानी छोटे वाले रास्ते से डबल। लेकिन इसका फायदा ये है कि यहाँ गहराई सिर्फ 300 मीटर है और जमीन भी ज्यादा स्टेबल है। मतलब ये रास्ता ज्यादातर बड़े जियोलॉजिकल खतरों से बचकर निकल जाता है। तो इस सुरंग से फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा ट्रैवल टाइम में। आज कैसाब्लांका से मैड्रिड जाने में लगते हैं 12 घंटे। सुरंग बनने के बाद यही सफर सिमटकर सिर्फ 5.5 घंटे का रह जाएगा। जाहिर है, इससे ट्रेड और टूरिज्म दोनों को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो जो फाइनल प्लान बना वो है 3 टनल्स का। 2 मेन टनल्स होंगी हाई स्पीड ट्रेनों के आने जाने के लिए, और इनके बीच में एक तीसरी सर्विस टनल होगी इमरजेंसी और मेंटेनेंस के कामों के लिए। काफी सेफ और प्रैक्टिकल डिजाइन है ये। तो इंजीनियरिंग की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गईं, एक सॉलिड प्लान भी तैयार हो गया। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। सामने आई सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल रुकावट, इंसानी पॉलिटिक्स। हुआ ये कि जब जब ये प्रोजेक्ट शुरू होने के कगार पर आया, स्पेन और मोरक्को के बीच पॉलिटिकल टेंशन ने इसे रोक दिया। जैसे 2008 में स्पेन के राजा ने कुछ विवादित इलाकों का दौरा किया तो मोरक्को नाराज हो गया और प्रोजेक्ट रुक गया। फिर 2020 में स्पेन ने पश्चिमी सहारा के एक विद्रोही नेता को मेडिकल हेल्प दी तो रिश्ते फिर से बिगड़ गए। तो असल में ये प्रोजेक्ट दोनों देशों के बदलते रिश्तों का हॉस्टेज बनकर रह गया है। और देखिए, ये मामला सिर्फ स्पेन और मोरक्को का नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दुनिया का 33% तेल और गैस, दुनिया का 50% ट्रेड और यूरोपियन यूनियन का 80% सामान, सब कुछ इसी एक पतले से रास्ते से गुजरता है। इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें इस प्रोजेक्ट पर टिकी हैं ताकि एक ऑल्टरनेट रूट तैयार हो सके। तो आखिर में एक बात तो साफ है, असली रुकावट इंजीनियरिंग की नहीं बल्कि डिप्लोमेसी की है। स्टील और कंक्रीट का पुल बनाने से पहले स्पेन और मोरक्को के बीच भरोसा और आपसी समझ का पुल बनाना ज्यादा जरूरी है। और ये पुल किसी इंजीनियर के हाथों से नहीं बल्कि दोनों देशों के आपसी रिश्तों से ही बन सकता है।